तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक बड़े शहर से। हर कोई व्यस्त है और उसी भीड़ में हमारी कहानी का हीरो और उसका बेटा ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं। और सुबह सुबह वह अपने बच्चे को हर दिन की तरह स्कूल छोड़ने जाता है। यहाँ पर हमारा हीरो अपना इंट्रोडक्शन देता है। मैं क्रिस गार्डनर हूँ और मेरी अपने पिता से पहली मुलाकात तब हुई थी जब मैं 28 साल का था। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक पागल सा आदमी उसके पास आकर बस स्टॉप पर बैठ जाता है और उससे पूछता है कि ये जो तुम्हारे हाथ में है, क्या ये टाइम मशीन है? फिर वह आदमी क्रिस के पीछे बस में भी जाता है और बस में भी कहता है कि देखो, इस आदमी के पास टाइम मशीन है। फिर क्रिस बताता है कि ये टाइम मशीन नहीं है, बल्कि एक पोर्टेबल बोन डेंसिटी स्कैनर है जो एक्सरे से कुछ अच्छी इमेजेस देता है, पर दुगनी महंगी है। फिर क्रिस उस मशीन को बेचने के लिए डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको मना कर देता है। फिर क्रिस अपनी पत्नी के पास जाता है जो लॉन्ड्री में काम करती है और कहता है कि आज मैं क्रिस्टोफर, जो कि उनका बेटा है, को पिक नहीं कर सकता, तो तुम आज उसे पिक कर लेना। पर वह गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे हर रोज डबल शिफ्ट करनी पड़ती है और शाम को 7 बजे तक वापस आना था। फिर लिंडा क्रिस से पूछती है, चलो ये बताओ, आज टैक्स का नोटिस भी आ जाएगा, उसका क्या करोगे, बताओ। फिर क्रिस अपनी मशीन को बेचने के लिए ऑकलैंड डॉक्टर के पास जाता है तो वह देखता है कि एक पुलिस वाला गाड़ी का चालान काट रहा है। वह क्रिश की गाड़ी होती है। फिर वह चुपचाप बिना कुछ कहे हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलने चला जाता है, पर वह डॉक्टर भी मशीन को खरीदने से मना कर देता है। अब क्रिश बताता है कि मुझे हर महीने घर चलाने के लिए 2 स्कैनर्स बेचने ही होते हैं और देखता है कि उसकी गाड़ी पुलिस उठाकर ले जा रही है। फिर क्रिश अपने घर वापस पहुंचता है तो देखता है कि उसके घर में एक पजल रखी हुई है। लिंडा बताती है कि ये मेरी फ्रेंड ने क्रिस्टोफर के बर्थडे के लिए दी है। फिर उसकी वाइफ उससे पूछती है कि क्या तुमने टैक्सेस भर दिए हैं, पर वह कहता है कि अभी नहीं, मैं एक्सटेंशन फाइल कर दूंगा। फिर उसकी बीवी कहती है कि वो तो तुमने पिछले महीने भी फाइल की थी ना, और नाराज होकर वह अपने काम पर चली जाती है। और क्रिश रात को टीवी देखते देखते उस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करता है। इस सुबह क्रिश तैयार होकर फिर से स्कैनर बेचने के लिए निकल पड़ता है और उसके सामने एक लाल रंग की लग्जरी गाड़ी रुकती है और वह उस गाड़ी के मालिक से पूछता है कि आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं। फिर वह आदमी उसे बताता है कि मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ। फिर क्रिश उससे पूछता है, इसके लिए तो कॉलेज जाना होता होगा। फिर वह आदमी कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, बस ज्यादा नंबर डायल करो और लोगों से अच्छा बोलो। और अपने आप से सवाल पूछता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं देख सकता। अगली सुबह क्रिश लिंडा को बताता है, शाम को एक ब्रोकर फर्म चला जाऊंगा, थोड़ा काम है मुझे। उसकी बीवी पूछती है क्यों। फिर वह बताता है कि मैं एक जॉब देखने जा रहा हूँ, स्टॉक ब्रोकर की। और उसकी बीवी कहती है, स्टॉक ब्रोकर, एस्ट्रोनॉट क्यों नहीं। फिर क्रिश उससे कहता है कि तुम ऐसी बात मत करो। लिंडा कहती है कि तुमने 2 महीने से घर का रेंट नहीं दिया है और तीसरा महीना लग गया है। मैं घर चलाने के लिए पिछले 4 महीनों से डबल शिफ्ट कर रही हूँ। तुम्हें वह मशीन बेचने पर ध्यान देना चाहिए, ना ही दूसरी चीजों पर। और नाराज होकर चली जाती है। फिर शाम को वह एक ब्रोकर फर्म के बाहर खड़ा होता है और देखता है कि ब्रोकर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। जब क्रिश बाहर खड़ा होता है तो एक लड़की गिटार बजा रही होती है। वह अपनी मशीन उसके पास रख देता है और उसे $1 देकर उसे मशीन को 5 मिनट ध्यान रखने के लिए कहता है। फिर वह अंदर जाता है और कंपनी में मिलता है। वह न्यू रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ले ही रहा होता है तो देखता है कि वह गिटार वाली लड़की उसकी मशीन लेकर भाग रही है। तो जल्दी जल्दी में वह एप्लीकेशन लेकर चला जाता है और फिर उस लड़की के पीछे भागता है और वह लड़की मेट्रो में चढ़ जाती है और ट्रेन चली जाती है। जब वह दुखी होकर मेट्रो में जा रहा होता है तो फिर वह रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन को पढ़ता है। यह रिक्रूटमेंट 6 महीने के लिए होती है और इसमें सिर्फ 20 लोगों को लिया जाना था, जिसमें नौकरी सिर्फ एक ही को मिलती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्रिश और उसका बेटा नाश्ता करते हुए टीवी देख रहे होते हैं, जिसमें टीवी पर एक रिपोर्टर इस पजल के बारे में बताता है कि यूएसएफ के एक प्रोफेसर ने इसे सिर्फ 30 मिनट में सॉल्व कर दिया। सुबह हम देखते हैं कि तीनों घर से निकलते हैं और लिंडा कहती है कि प्लीज आज इस मशीन को बेचकर ही आना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वह डीन रिटर ब्रोकिंग फर्म के मेन ऑफिस में जाता है और जे टूसल को पर्सनली वह एप्लीकेशन देता है। जे कहता है, ठीक है, मैं देखता हूँ। जैसे ही क्रिश ऑफिस से बाहर आता है तभी वह देखता है कि वह गिटार वाली लड़की और एक लड़का उसकी मशीन लेकर जा रहे हैं। क्रिश को पता था कि यह मशीन उसी की है क्योंकि इस इलाके में सिर्फ क्रिश ही वह मशीन बेच रहा था। दरअसल उसने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट उन मशीनों पर ही लगा दी थी और एक मशीन को खो जाने का मतलब था पूरे महीने का राशन गया। क्रिश देखता है कि वह लड़की और लड़का एक बस में बैठ जाते हैं और वह भी चढ़ जाता है
और अपनी मशीन को वापस उस लड़की से ले लेता है। जब क्रिश अपने बेटे के साथ 2 मशीनें लेकर घर पहुंचता है तो लिंडा उसे देखकर दुखी होती है और फिर दोनों मिलकर अपने बेटे को बर्थडे गिफ्ट देते हैं। फिर क्रिश उसे अपनी मशीन चोरी होने वाली बात बताता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा लिंडा, पर लिंडा उसकी बात पर विश्वास नहीं करती और कहती है कि अब मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिश फर्म के बाहर जे का वेट कर रहा होता है। जे जैसे ही बाहर आता है वह टैक्सी रुकवाता है, पर क्रिश उन्हें रोक लेता है और कहता है कि मैंने 1 महीने पहले पर्सनली एक रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशन आपको दी थी। पर जे कहता है कि मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे नॉय वैली जाना है। उससे थोड़ा सा समय लेने के लिए क्रिश कहता है कि एक्चुअली मैं भी नॉय वैली जा रहा हूँ, क्यों ना हम दोनों टैक्सी शेयर कर लें। जे कहता है ठीक है, आ जाओ। क्रिश गाड़ी में अपने बारे में बता रहा होता है, पर जय उसकी बात पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वह उसी पजल को सॉल्व करने में बिजी होता है। क्रिश कहता है कि मैं इस पजल को सॉल्व कर सकता हूँ। जय कहता है कि तुम नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, मुश्किल है। फिर हम देखते हैं कि क्रिश कुछ टेक्निकल बातें समझाता हुआ उस पजल को सॉल्व करने लग जाता है और क्रिश उस पजल को सॉल्व कर देता है जो किसी के लिए भी इम्पॉसिबल जैसा ही था। फिर जय गाड़ी से नीचे उतर जाता है बिना शेयरिंग के पैसे दिए हुए। ड्राइवर क्रिश से पूछता है कि सर आपको कहाँ जाना है। क्रिश कहता है और मुझे 2 ब्लॉक पीछे उतार दो। वह अपना पर्स चेक करता है पर उसके पास पैसे नहीं होते। फिर वह सही मौका देखकर गाड़ी से भाग जाता है और टैक्सी ड्राइवर उसका पीछा करता है। वह मेट्रो में भी उसका पीछा करता है। जैसे ही वह जल्दी से मेट्रो ट्रेन में घुसता है उसकी मशीन गेट के बाहर फंस कर गिर जाती है, पर वहीं पर वह टाइम मशीन वाला आदमी भी बैठा होता है। फिर क्रिश मेट्रो से बाहर आता है और घर पर फोन करता है ये बताने के लिए कि सॉरी मैं आज क्रिस्टोफर को पिक नहीं कर पाया और लेट हो गया हूँ। लिंडा दूसरी तरफ से क्रिश को कहती है कि मैंने शाम की शिफ्ट मिस कर दी है और अब मैं तुम्हें छोड़कर अपने बेटे के साथ जा रही हूँ। क्रिश उसे मनाने के लिए बहुत कोशिश करता है पर वह नहीं मानती और फोन रख देती है। फिर वह अपने घर पर वापस दौड़ कर जाता है और देखता है कि उसकी बीवी सच में अपना और अपने बच्चे का सामान पैक कर घर छोड़कर जा चुकी है। तभी उसके घर में फोन की घंटी बजती है। फोन पर दूसरी तरफ जे होता है। वह फोन पर क्रिश को परसों इंटरव्यू के लिए बुलाता है। फिर वह भागकर एक शॉप पर जाता है अपनी पत्नी और अपने बच्चे को ढूंढने। वहां पर उसे अपना दोस्त वेन मिलता है जिसे क्रिश ने $14 उधार दिए थे। उससे कहता है कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए और वह दुखी होकर घर पर वापस आ जाता है। अगले दिन क्रिश लिंडा को उसके ऑफिस के रास्ते में रोकता है और कहता है कि तुमने मेरे बेटे को मुझसे दूर कैसे कर दिया, तुम्हें जाना है तो जाओ पर मेरा बेटा मेरे साथ ही रहेगा। लिंडा कहती है तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है और मैं तुम्हारे साथ अब बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। क्रिश कहता है जाओ तुम खुश रहो पर क्रिस्टोफर मेरे साथ ही रहेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिश अपने बेटे को स्कूल से घर ले आता है और उसके लिए खाना बना रहा होता है। तभी उसका मकान मालिक आकर उसे किराया मांगता है और कहता है कि मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकता, आप तो मेरा घर खाली कर दो। पर क्रिश कहता है कि मेरे पास एक छोटा बच्चा है, मैं इसको लेकर कहाँ जाऊंगा। मकान मालिक कहता है कि तुम इसे खाली कर दो, मुझे पेंट कराना है। क्रिश कहता है कि मैं इसे खुद पेंट कर दूंगा। मकान मालिक कहता है ठीक है तुम इसे खुद पेंट कर देना और 1 हफ्ते बाद मेरा घर खाली कर देना। अगले दिन वह घर में खुद ही पेंट कर रहा होता है। तभी 2 पुलिस वाले उसके घर पर आते हैं और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि उसने पार्किंग टिकट्स पे नहीं की होती हैं। क्रिश पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करता है कि मेरा एक छोटा बच्चा है और कल सुबह मेरा इंटरव्यू भी है, पर वह नहीं मानते। फिर क्रिश लिंडा को फोन करता है और उसे स्कूल से पिक करने के लिए कहता है और कहता है कि प्लीज 1 दिन के लिए तुम रख लेना, मैं कल आकर उसे ले जाऊंगा, और वो मान जाती है। क्रिश पार्किंग टिकट्स के बदले में एक चेक देता है पर उसकी कंफर्मेशन के बाद ही उसे छोड़ा जा सकता था जो कि सुबह 9:30 बजे ही होती है और क्रिश पूरी रात पुलिस स्टेशन में ही बिता देता है। अगली सुबह के 9:45 पर उसका चेक क्लियर हो जाता है। फिर वह पेपर साइन करके भागकर इंटरव्यू देने के लिए जाता है। वह इंटरव्यू रूम के बाहर बैठा होता है तभी एक लड़की उसको बुलाकर अंदर ले जाती है। जब वह अंदर पहुंचता है तो वह देखता है कि अंदर 4 इंटरव्यूअर्स हैं जिसमें जे भी है। क्रिश कॉन्फिडेंटली अंदर जाता है और सबसे हाथ मिलाता है। उसके पहनावे को देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। फिर कहता है कि मैं पिछले आधे घंटे से ये सोच रहा हूँ कि मैं आपको अपने इस पहनावे के बारे में कोई ऐसी कहानी बनाऊं जिससे मैं ये बता सकूं कि मैं यहाँ इस हालत में क्यों आया। तो वह सच बताता है कि मुझे पार्किंग टिकट्स ना पे करने की वजह से अरेस्ट कर लिया गया था और सुबह होते ही मैं पुलिस स्टेशन से सीधा भागकर यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। घर पर मैं अरेस्ट होने से पहले पेंट कर रहा था। फिर जे के साथ बैठे बूढ़े इंटरव्यूअर ने बताया कि तुम काफी उम्मीद से आए हो और मेहनती दिखते हो। फिर जे कहता है कि
पिछले 1 महीने से ये बिल्डिंग के नीचे ही खड़ा रहता है। फिर वह बूढ़ा इंटरव्यूअर क्रिस के ग्रेड्स देखता है। क्रिस उससे बताता है कि मैं हमेशा फर्स्ट आया हूँ, पर 10 से 20 बच्चों में, और मैं नेवी में भी था, वहां पर भी मैं फर्स्ट आया था, जिससे वह बूढ़ा इंटरव्यूअर खुश नहीं दिखता। फिर क्रिस कहता है कि मैं कुछ कहूँ सर। वह कहता है कि मैं ऐसा आदमी हूँ कि अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछें और जिसका आंसर मुझे ना आता हो तो मैं आपसे कहूंगा कि मुझे नहीं आता, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर उसका जवाब आपको ढूंढकर दूंगा। फिर बूढ़ा इंटरव्यूअर क्रिस से पूछता है कि तुम्हारे ख्याल में अगर हमारे पास कोई बिना शर्ट के इंटरव्यू देने आए और मैं उसे रख लूं तो क्या कहोगे? क्रिश कहता है तो फिर उसने बहुत अच्छी पैंट पहन रखी होगी सर। और यहाँ पर क्रिश का सिलेक्शन हो जाता है। फिर जे बाहर आता है और कहता है पता नहीं तुमने ऐसे कपड़े आज क्यों पहने हैं, लेकिन जो तुमने अंदर किया वह कमाल था। क्रिस उसको थैंक यू कहता है और वो कहता है कि मैं आपको बता दूंगा कि मैं जॉब करूंगा या नहीं। यहाँ 6 महीने तक कोई सैलरी नहीं है और मेरी हालत अच्छी नहीं है। जे उसे कहता है मैं शाम तक तुम्हारे फोन का वेट करूंगा। फिर क्रिश जाते हुए अपनी कहानी बताता है कि वहाँ 6 महीने तक कोई सैलरी नहीं थी और ना ही कोई जॉब की गारंटी थी। इंटर्नशिप के बाद 20 लोगों में से किसी एक को ही सेलेक्ट किया जाना था और इन 6 महीनों के लिए मेरे पास सिर्फ एक जरिया था, वह थे उसके 6 स्कैनर्स, और उन्हें बेचने की कोशिश करनी थी। अगर वह बिक जाते तो शायद उसका 6 महीने का खर्चा चल जाता। फिर वह घर वापस जाता है और घर को पेंट करने में लग जाता है। शाम को उसकी पत्नी उसके बेटे को लेकर आ जाती है और क्रिश को बताती है कि मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ क्योंकि मेरी बहन के बॉयफ्रेंड ने एक रेस्टोरेंट खोला है और जहाँ पर मुझे जॉब ऑफर करी है। पर क्रिश कहता है कि मेरा बेटा मेरे साथ ही रहेगा और फोन करके कंपनी में बता देता है कि मैं इस इंटर्नशिप को करने के लिए तैयार हूँ। एक हफ्ते बाद वह अपने रूम को अपने दोस्त वेन की हेल्प से खाली कर देता है और पास ही में एक मोटल में रहने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्रिस्टोफर वॉलीबॉल खेलकर उसे पैक कर रहा होता है तो क्रिश कहता है किसी को कभी ये कहने का मौका मत देना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, मुझे भी नहीं। तुम्हारा अगर कोई ख्वाब है तो उसका ख्याल रखो। लोग जो काम खुद नहीं कर सकते तुम्हें भी बोलेंगे कि तुम भी नहीं कर सकते। तुम्हें कुछ चाहिए तो साहस से लड़ो, उसका पीछा करो। फिर शाम को जाकर क्रिश एक मशीन बेच देता है। फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग, ऑफिस का ट्रेनर कहता है सब लोग गौर से सुनिए, इस शहर में 1200 से ज्यादा कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स हैं और 2 हफ्तों के अंदर आपको कॉल शीट्स मिल जाएंगी जिसमें एम्प्लॉइज के नंबर होंगे। इस डिस्ट्रिक्ट में 500 से ज्यादा कंपनियां काम कर रही हैं। आपको 60 कंपनियां दी जाएंगी, साथ ही में सबको पढ़ने के लिए किताब दी जाती है। आपको अपने अहम क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेशन करना होगा। अगर आपको उनके साथ लंच ब्रेकफास्ट करना है तो भी करें। अगर आपको उनके बच्चों के नखरे भी उठाने पड़े तो भी उठाएं और हमारा पैकेज उनको बताएं। आपको उनकी जरूरतों को हमारे फाइनेंशियल प्लान के साथ मैच करना होगा। आप लोगों में से ही कोई वह एक शख्स बनेगा जो इसको तब्दील करेगा और पूरे $8,000 का कमीशन बनाएगा। और से सुनो, पिछले साल एक कैंडिडेट ने 96.4% हासिल किए थे रिटन एग्जाम में, पर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये सिंपल पास या फेल का चक्कर नहीं है, यह इवोल्यूशन करने का एक तरीका है। 100 नंबर लें और अपने आप को महफूज करें। फिर उनको 10 मिनट का ब्रेक दिया जाता है और क्रिश जब नीचे जाता है तो मिस्टर फ्रॉम से मिलता है और कुछ बातें करने लग जाता है। तभी वह देखता है कि वह टाइम मशीन वाला आदमी उसकी मशीन लेकर जा रहा है और वह उसका पीछा करने लग जाता है और पीछा करते करते गाड़ी से टकरा जाता है जहां पर उसका एक जूता खो जाता है। फिर उसी हालत में वह कंपनी वापस चला जाता है। क्रिश हर दिन ऑफिस अपने समय से पहले ही पहुंच जाता था और पूरी शिद्दत से अपने काम में लग जाता है। उसको ऑफिस में सब हल्के में ही लेते थे, या तो उससे कॉफी मंगाते थे या तो डोनट्स, पर फिर भी वह पूरी शिद्दत से काम करता था। कुछ लोग उसकी बात सुनते, बाकी सारे उसका फोन काट देते। वह हर रोज शाम को 4 बजे की बस पकड़ता और अपने बेटे को स्कूल से लेने जाता था और फिर शहर के दूसरी तरफ चले जाते हैं जो कि अब उनका नया घर था। वहां पर भी मोटल का मालिक उससे पैसे मांगता है और वो कहता है कि मैं जल्दी ही दे दूंगा। नेक्स्ट सीन में क्रिस के ऑफिस में दिखाते हैं कि सब लोग अपने हिसाब से काम कर रहे थे, पर क्रिश हर इंसान को अप्रोच कर रहा था। चपरासी से लेकर सीईओ तक को कॉल कर रहा था क्योंकि नौकरी उसी को मिलेगी जो सबसे ज्यादा पैसे कमा कर दे। बाकी सब लोग शाम को 7 बजे तक रुकते थे, पर उसके साथ उसका बेटा था और उसे 9 घंटों का काम 6 घंटों में ही पूरा करना पड़ता था और वक्त खराब ना हो इसलिए वह कभी फोन अपने कान से नहीं हटाता था। उसको एहसास हुआ कि फोन ना रखने से वह हर दिन 8 मिनट ज्यादा काम कर रहा था। वह पानी भी नहीं पी रहा था और न ही टॉयलेट जा रहा था जिससे उसका समय खराब ना हो।
मगर ये सब करने के बावजूद भी 2 महीने तक उसे कोई सफलता नहीं मिली। पर इस बार वो शुरू से स्टार्ट करता है और वॉल्टर रिवन को फोन मिलाता है, जो उसको 20 मिनट में आने के लिए कहता है क्योंकि उसने अभी एक मीटिंग कैंसिल की है। नीचे जाते हुए क्रिश का ट्रेनर उसे मिल जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरी गाड़ी पार्क कर दो, मेरी एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है और मैं लेट नहीं हो सकता। फिर उसे चाबी देकर निकल जाता है। फिर क्रिश उसी गाड़ी को लेकर चला जाता है और गाड़ी को पार्क करके भागता हुआ वॉल्टर रिवन से मिलने जाता है। वहां पर जाकर देखता है कि वह तो पहले से ही निकल चुके हैं। फिर क्रिस और उसका बेटा वीकेंड पर मिस्टर वॉल्टर रिवन से मिलने के लिए निकलते हैं। उसका बेटा जब गाड़ी से बाहर देखता है तो खूबसूरत घर और खुश लोग उसे दिखाई देते हैं। एक उम्मीद दिखती है उसकी आंखों में। फिर क्रिश वॉल्टर रिवन के घर पहुंचता है और कहता है कि मैं पड़ोस में ही अपने किसी दोस्त से मिलने आया था, तो मैंने सोचा कि आपसे कल ना मिलने के लिए माफी मांग लूं, क्योंकि मेरे लिए छोटी बात नहीं है। एक्चुअली मैं अपने बेटे के साथ आज मैच देखने जा रहा हूँ। फिर मिस्टर रिवन वॉल्टर से पूछते हैं कि सच में क्या तुम भी मैच देखने जा रहे हो? वॉल्टर कहता है हम भी मैच देखने जा रहे हैं। और क्रिस से पूछता है कि तुम्हारी सीट कहाँ पर है? क्रिस कहता है ऊपर की ओर। वॉल्टर कहता है हमारे साथ चलो, हमने बॉक्स बुक करा रखा है। तो फिर वह उन्हीं के साथ चले जाते हैं। वहां पर रिबन के बहुत सारे फ्रेंड्स से मिलता है और अपनी मार्केटिंग करता है और सब मिलकर मैच एंजॉय करते हैं। मैच के दौरान वॉल्टर से कहता है शुक्रिया, आपने मुझे बात करने के लिए समय दिया। हमारे मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छे हैं, मॉर्गन स्टैनली से भी ज़्यादा अच्छे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे प्लान सुनकर आप खुश हो जाएंगे। पर रिवन वॉल्टर कहता है कि हाँ, पर इतनी जल्दी नहीं। रात में जब उसका बेटा सो जाता है तो वह खूब पढ़ाई करता, खूब मेहनत करता, और 4 महीने बाद उन्होंने अपने सारे स्कैनर बेच दिए। जब लगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है, तभी एक खत क्रिश को फिर से जमीन पर ले आता है। अगर आप वह नहीं भरते तो गवर्नमेंट आपके बैंक अकाउंट में भी हाथ डाल सकती है, और वह भी बिना किसी खबर के। वह 25 सितंबर का दिन था। उस दिन क्रिश को पता चलता है कि उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ $21 और 33 सेंट्स रह गए हैं, और अब वह दिवालिया होकर टूट गया था। अगली सुबह क्रिश फिर से तैयार होकर अपनी मंजिल के लिए निकलता है। तभी उसका मोटल मालिक उससे पैसे मांगने लग जाता है। क्रिश कहता है कि मैं आपके पैसे दे दूंगा, और उसका मालिक जोर देता है, पर वह एक्सक्यूज करके चला जाता है। फिर वह अपने दोस्त वेन के पास जाता है, जिसे उसने $14 उधार दिए होते हैं। पर उसका दोस्त कहता है हमारा हिसाब बराबर हो गया है, क्योंकि मैंने तुम्हारे सामान को शिफ्ट करने में हेल्प की थी और मेरे पास पैसे नहीं है। फिर दोनों बाप बेटे दुखी होकर वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम पार्क का सीन देखते हैं, जिसमें क्रिश बैठा हुआ है और उसका बेटा झूला झूल रहा है। तभी क्रिश उसी टाइम मशीन वाले आदमी को देखता है और जल्दी से उसका पीछा करता है, और मशीन उससे लेकर वापस आ जाता है और वहां से अपने बेटे के साथ निकल जाता है। क्रिश मेट्रो में बैठकर उस मशीन को साफ करता है। फिर क्रिश दूसरे डॉक्टर को अपनी मशीन बेचने जाता है, जहां पर वह नहीं चलती। फिर डॉक्टर कहता है क्रिश, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे कहीं जाना है, जब ये मशीन ठीक हो जाए तब तुम ले आना, मैं पैसे ऑफिस में ही रख के जा रहा हूँ। और क्रिश बहुत दुखी होकर उस खराब मशीन के साथ घर पर वापस आ जाता है। जब वह अपने रूम पर वापस पहुंचता है तो देखता है कि उसके मकान मालिक ने सामान बाहर निकाल दिया है, मानो कि सारी मुसीबतें उसी पर टूट पड़ी हों। क्रिश कोशिश करता है कि चाबी से दरवाजा खोल ले, पर नहीं खुलता। तो वह खिड़की खोलने की कोशिश करता है, लेकिन नाकामयाब हो जाता है, और उसके पास अब सोने की भी जगह नहीं थी। उसका बेटा बहुत थका होता है तो कहता है मुझे सोना है, प्लीज गेट खोलो, और खुद कोशिश करता है गेट खोलने की, और दोनों बहुत उदास होकर वहां से चले जाते हैं। फिर दोनों वेन के घर जाते हैं, पर लाख कोशिश के बाद भी वेन घर नहीं खोलता। फिर दोनों निराश होकर वहां से भी चले जाते हैं। फिर दोनों मेट्रो स्टेशन में जाते हैं और दोनों बैठे होते हैं। तभी उसका बेटा कहता है ये टाइम मशीन नहीं है। क्रिश कहता है हाँ, ये टाइम मशीन है। उसका बेटा कहता है नहीं है। क्रिश कहता है हाँ है। क्रिश कहता है चलो ये काला वाला बटन दबाओ और हम कहीं और पहुंच जाएंगे। जैसे ही क्रिश उससे काला बटन दबाता है, क्रिश कहता है वाह, हम डायनासोर के युग में आ गए। उसका बेटा कहता है हाँ पापा, डायनासोर, वाह। फिर उसका बेटा कहता है देखो पापा, एक टीरेक्स। फिर क्रिश कहता है हमें भागना होगा, हमें सुरक्षित जगह पर जाना होगा। फिर क्रिश अपना सामान उठाता है और अपने बेटे को भी उसका सामान उठाने के लिए बोलता है। फिर दोनों टॉयलेट की तरफ जाते हैं और टॉयलेट में घुस जाते हैं। उसका बेटा कहता है क्या हम सेफ हैं डैड? क्रिश कहता है हाँ, लगता तो है। और क्रिश अंदर से टॉयलेट लॉक कर लेता है ताकि वह अपने बेटे को सुला सके। रात को लोग वहां पर टॉयलेट के लिए आते हैं, पर वह गेट नहीं खोलता और पूरी रात रोकर निकाल देता है। अगली शाम को अपने बच्चे के साथ कहीं सोने की जगह ढूंढने की कोशिश करता है, और फिर एक सराय में पहुंचता है जहां पर सिर्फ महिलाएं और बच्चे रह सकते हैं। सराय की मालकिन बताती है
कि आप एक जगह और ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको अपने बच्चे के साथ रहना है लेकिन वहाँ पर 5 बजे से पहले ही बुकिंग होती है, तो आप जल्दी जाएं वहाँ पर। और क्रिश वहाँ से अपने बेटे के साथ चला जाता है। फिर वह उसी सराय में पहुँच जाता है और लाइन में लग जाता है, पर एक आदमी उससे आगे लग जाता है और सिर्फ 4 जनों की सीट ही बाकी रह गई थी। फिर वह आदमी क्रिस से लड़ने लग जाता है, जिसे देखकर उसका बेटा डर जाता है। पर दूसरे लोग बताते हैं कि दूसरा आदमी लाइन तोड़कर आगे आया है, तो सराय के मालिक उस आदमी को वहां से हटा देते हैं और क्रिश और उसके बेटे को अंदर ले लेते हैं। और किस्मत से उन्हें एक रात गुजारने का मौका मिल जाता है, जहां पर वे अपने बच्चे को नहलाता है, खाना खिलाता है। ठीक है बेटा, तुम सो जाओ, मैं बाहर ही स्कैनर को ठीक कर रहा हूँ। उसका बेटा कहता है, पिताजी बच जाइए प्लीज पिताजी, मैं घर जाना चाहता हूँ। क्रिश कहता है, इसीलिए बेटा मैं उस स्कैनर को ठीक करना चाहता हूँ। मैं पास ही रहूंगा, दरवाजा खुला रहेगा और तुम मुझे जब आवाज लगाओगे तो मैं सुन लूंगा। उसका बेटा कहता है, ठीक है डैडी। फिर क्रिश जब उस स्कैनर को ठीक करने की कोशिश करता है तो उस सराय की लाइट भी बंद कर दी जाती है। फिर वह रूम में आती हुई थोड़ी सी रोशनी से रात भर अपनी बुक पढ़ता रहता है। अगली सुबह दोनों तैयार होकर अपना सामान उठाते हैं और वहां से चले जाते हैं। क्रिश अपने ऑफिस पहुंचता है और जरूरी मीटिंग करता है। अपना काम जल्दी खत्म करना क्रिश को अब आ गया था, ताकि वह शाम को लाइन में लग सके। शाम को उसे जल्दी ही पहुंचना था और बस को पकड़ने के दौरान भागते हुए उसके बेटे का खिलौना गिर जाता है, लेकिन वे दोनों बस पकड़ लेते हैं ताकि वह रात को सो सके। फिर उन्हें एक रात सोने के लिए और मिल जाती है। वहां पर उन्हें खाना भी मिलता है और सोने को भी मिलता है। खाते हुए क्रिश का बेटा पूछता है, आपका टेस्ट कब है? क्रिश कहता है, कल है। उसका बेटा उससे पूछता है कि क्या आप तैयार हैं? क्रिश कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ। अगले दिन एग्जाम का दिन। क्रिश पूरी लगन से एग्जाम देता है। जैसे ही क्रिश एग्जाम देकर नीचे आता है तो मिलर का एक फ्रेंड जो उसे गेम में मिला था रोक लेता है और क्रिश से कहता है कि तुमने मुझे कॉल नहीं किया। तो क्रिश कहता है, मेरे पास आपका नंबर नहीं था। तो वह उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि मुझे कॉल जरूर करना। तभी मिस्टर फ्रॉम एक टैक्सी से रुकते हैं और क्रिश से कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास $5 है? मुझे टैक्सी वाले को देने हैं, मैं तुम्हारे वापस कर दूंगा, मैं अपना पर्स ऊपर भूल आया हूँ। क्रिश, जिसके पास खुद को खाने के पैसे नहीं होते थे, अपना पर्स में झांकता है और बड़ी मुश्किल से उसे $5 निकाल कर दे देता है। फिर जब क्रिश शाम को अपने बेटे के साथ उसी सराय में पहुंचता है रात को सोने के लिए, तो उसे पता चलता है कि आज जगह नहीं है, सब फुल हो चुका है। और दोनों निराश होकर वहां से चले जाते हैं और रात भर मेट्रो में ही निकाल देते हैं। अगली सुबह क्रिश $40 में अपना खून बेच देता है ताकि अपना खर्चा चला सके और उस मशीन को ठीक करने के लिए स्कैनर का बल्ब और कोर इंडक्टर्स खरीदता है $8 में। और आज शाम को वह टाइम से पहुंच जाते हैं और सराय में उन्हें कमरा मिल जाता है। और जब रात को सोने का समय आता है तो उसका बेटा पूछता है कि क्या मॉम मेरी वजह से गई है? क्रिश कहता है, नहीं बेटा, ऐसा कभी मत सोचना, मॉम अपनी वजह से गई है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। क्रिस्टोफर अपने पापा के गालों को हाथ लगाता है और कहता है, आप सबसे अच्छे डैड हैं। फिर क्रिश मशीन को ठीक करने में लग जाता है और मशीन ठीक हो जाती है। और सुबह जाकर डॉक्टर को वो मशीन $250 में बेच देता है, यानी कि अगले 4 हफ्तों की ऑक्सीजन। लास्ट दिन से एक दिन पहले टॉयलेट में क्रिश जे से मिलता है और जे उससे पूछता है कि क्रिश, क्या तुमने हमारे लिए पैसिफिक वॉल से 31 अकाउंट लेकर आए हो? क्रिश कहता है, हाँ। जे कहता है, आज लास्ट दिन है, एक दिन और सही, नर्वस तो नहीं हो? और उसे कहता है, तुमने बहुत अच्छा किया, आखिरी दिन। क्रिश अपना काम ऑफिस में कर रहा होता है, तभी उसका ट्रेनर उसको बुलाता है और ऑफिस के पार्टनर के कैबिन में ले जाता है, जहां पर मिस्टर फ्रॉम कहते हैं कि तुम्हारी शर्ट अच्छी लग रही है। तो क्रिश कहता है कि सोचा कि आज आखिरी दिन है, क्यों ना नई शर्ट पहन लूं, पिछली बार जब हम मिले थे तो इस हालत में नहीं था मैं। तो मिस्टर फ्रॉम कहते हैं, कल भी तुम यही शर्ट पहन लेना, क्योंकि कल से तुम्हारा पहला दिन होगा एज ए ब्रोकर। तो क्रिश, क्या तुम हमारे साथ एज ए ब्रोकर काम करोगे? क्रिश रोते हुए हाँ में जवाब देता है और उसकी आंखों में आंसू टपक रहे होते हैं। फिर वह सबको थैंक यू करता है और अपने ऑफिस से बाहर जाकर उन सारे खुश लोगों की टोली में शामिल हो जाता है। और क्रिश की जिंदगी का यह हिस्सा कहलाता है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। फिर वह सीधा अपने बेटे के पास जाता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। तो असल जिंदगी में ये है हमारे हीरो क्रिस गार्डनर, जिन्होंने अपना करियर एज ए ब्रोकर 1981 में स्टार्ट किया और 1987 में गार्डनर रिच को स्टार्ट किया। 2006 में उन्होंने $multi-million डील में अपनी कुछ स्टेक बेच दी